नमस्कार छात्रों, आज हम आपके बीच द फ्लावर सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, ओव्यूल्स एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस, इसकी बात लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं। छात्रों, जहां तक फ्लावर की बात है, पिछली कक्षा में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि फ्लावर में दो तरह के चक्र पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं एसेसरी होल्स और दूसरे को बोलते हैं नेसेसरी होल्स। एसेसरी होल्स से तात्पर्य है कि ऐसे चक्र जो पुष्प के सबसे बाहर बाह्य दलपुंज अथवा दलपुंज के रूप में उपस्थित होते हैं, और नेसेसरी होल्स से तात्पर्य है अत्यावश्यक चक्र जिसके होने या न होने से पुष्प का होना या न होना निर्भर करता है, और वो चक्र केंद्र में पाए जाते हैं जिसे हम एंड्रोएशियम और गायनोएशियम के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें बाह्य चक्र की तो इसमें कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स जो ग्रीन फ्लावर में आप देखिए अपने स्क्रीन पर, फ्लावर में जो ग्रीन संरचना दिख रही है वो कैलिक्स है, उसके भीतर पत्ती जैसी रंगीन संरचना दिख रही है उसे हम कोरोला कहते हैं। उसके भीतर पुमंग की संरचना पाई जा रही है जिसे हम एंड्रोएशियम नाम देते हैं, जिसकी एक यूनिट स्टेमेन होती है, और सबसे अंदर जो चौथा चक्र होता है इसे हिंदी में जायांग और टेक्निकल टर्म के रूप में हम गायनोएशियम के नाम से जानते हैं, जिसे निकाल के दिखाया गया है कि ये गायनोएशियम होता है। आज हम इसी गायनोएशियम की संरचना, उसके आंतरिक संरचना, ओव्यूल्स की संरचना, मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस की बात आपके बीच रखेंगे। अगर हम कार्पेल की संरचना, अब प्रश्न उठता है कि कार्पेल क्या है, तो गायनोएशियम की एक यूनिट को हम कार्पेल कहते हैं, और ये एक यूनिट गायनोएशियम पूरा भी कभी कभी हो सकता है और कभी कभी 2 या 3 भी हो सकते हैं। पुष्प के केंद्र में जायांग स्थित होता है। यह हमने अभी तक देखा कि पूरे पुष्प के सबसे केंद्र में, बीच में गायनोएशियम की उपस्थिति होती है। ये देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर पिक्चर दिख रहा है, इसका स्केच एक जो हमने बनाया है। गायनोएशियम एक या अनेक स्वतंत्र तथा संयुक्त कार्पेल्स का बना होता है। ये जो गायनोएशियम है इसकी एक यूनिट को कार्पेल कहते हैं। ये एक कार्पेल या बहुत सारे कार्पेल के फ्री या ज्वाइंट, जो हम कहेंगे एपोकार्पस या सीन कार्पस कंडीशन का बना हो सकता है, स्वतंत्र या संयुक्त पुंकेसरों का बना हो सकता है। अगर इसी जायांग या स्त्री केसर की अगर विभिन्न संरचना को देखें तो प्रत्येक कार्पेल के यानी स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग ओवरी, जो आधारीय होता है और फूला हुआ होता है। देखिए जहां पर ओवरी पिक्चर में दिख रही है, नीचे का भाग जो फूला हुआ भाग है उसे ओवरी कहते हैं। वर्तिका या स्टाइल, ये मध्य का लंबाई वाला भाग होता है, लंबवत भाग होता है, और सबसे ऊपर वर्तिकाग्र जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, ये सबसे ऊपर पाया जाता है, और इसमें लोब्स होते हैं। जितने ओवरी के चैम्बर्स होंगे उतने लोब्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे, यानी कार्पेल की संख्या को ये निरूपित करता है। अंडाशय यानी ओवरी के ठीक बीच में ओव्यूल उपस्थित होते हैं, और ये ओव्यूल देखिए नीचे की ओर, इस पिक्चर में नीचे की ओर दिख रहा है कि वो जरायु अर्थात प्लासेंटा से जुड़े हुए हैं, और ये जो संरचना है जहां से ओव्यूल गायनोएशियम से जुड़ा होता है उसे हम जरायु या प्लासेंटा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह गायनोएशियम के जो भाग हैं उसमें ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ओव्यूल और प्लासेंटा है। मुख्य रूप से ये बड़े भाग देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओवरी की अनुप्रस्थ काट, ये जो ओवरी सामने दिख रही है, अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम काट के देखें तो कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें देखिए चैम्बर्स दिख रहे हैं। ये ओवरी के अलग अलग चैम्बर्स दिख रहे हैं। ओवरी जितने कार्पेल की बनी हुई है वो दिख रही है। अगर संयुक्त होगी तो ये एक साथ जुड़ी होगी, फ्री होगी तो एक दूसरे से फ्री होगी, और इसी आधार पर हम इसे एपोकार्पस या सीन कार्पस कंडीशन का नाम देते हैं। अब इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे
इसमें ओव्यूल की संरचना मुख्य रूप से देखी जाएगी, क्योंकि ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस का भाग होगा। यहां देखें जरा सा, ये देखिए बीजांड की संरचना। एक तरफ तो हम एक स्केच दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको सेलुलर स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। ओव्यूल की संरचना में जो सबसे पहली संरचना आती है, नीचे की ओर देखें, जहां ओव्यूल प्लासेंटा से जुड़ा होता है। तो इस वह भाग ओव्यूल का जो ओवरी की दीवार पर स्थित प्लासेंटा से जुड़ा होता है, उसे हम फ्यूनिकल या बीजांड वृंत के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? ओव्यूल का वह भाग जिससे वो जरायु अर्थात प्लासेंटा से ओवरी की दीवार से जुड़ा होता है, उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। अगला भाग देखिए, हाइलम। ओव्यूल जिस भाग से फ्यूनिकल से जुड़ा होता है, फ्यूनिकल का मतलब, फ्यूनिकल एक लंबा तंतु रूपा बीजांड वृंत है जो प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है। अब इस फ्यूनिकल से ओव्यूल जिस भाग से जुड़ा होता है, उसे हम हाइलम के नाम से जानते हैं। अब बीच का भाग, फ्यूनिकल का पृष्ठ भाग, जो जिसमें कोशिकाएं थोड़ी सी स्ट्रेच्ड होती हैं, इसे हम कहते हैं रैफे। ये संरचना भी आपको याद करना पड़ेगा। यानी जो स्टॉक है, जिस वृंत से जुड़ा होता है ओव्यूल प्लासेंटा से, जहां से जुड़ा है उसे हम फ्यूनिकल कह रहे हैं, जहां ओव्यूल से जुड़ा है उसे हम हाइलम कह रहे हैं, और फ्यूनिकल का जो पृष्ठ भाग है उसे हम रैफे कहते हैं। अगली चीज देखें, ओव्यूल का वह किनारा जो मुख से दूर है अर्थात रैफे की तरफ है, या हम कहें हाइलम की तरफ है, उसे हम कहते हैं चेलेजल इंड। अगर हम एम्ब्रियोसैक की बात करें तो एंटीपोडल सिसोर होते हैं। तो जो भाग पीछे की ओर हो अर्थात जो भाग हाइलम की ओर हो, उसे हम चेलेजल इंड के नाम से जानते हैं। और जो ओव्यूल का मुख्य भाग है, यानी केंद्र का भाग है, जिसके अंदर मेगास्पोर विकसित होता है, उसे हम नाम देते हैं न्यूसेलस। क्या नाम देंगे इसे? न्यूसेलस। यानी न्यूसेलस ओव्यूल के केंद्र का भाग है, जो बाद में मेगा आर्कीस्पोरियम मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण करता है। आप देखें, ओव्यूल यानी न्यूसेलस जहां है, न्यूसेलस के दोनों तरफ इंटीगुमेंट की व्यवस्था है। इंटीगुमेंट का मतलब अध्यावरण, एक आवरण होता है। ये 2 की संख्या में पाए जा सकते हैं, 1 की संख्या में पाया जा सकता है, और नहीं भी पाया जा सकता है। जैसे गैमोपेटली में सामान्यतः इंटीगुमेंट 1 होता है, पॉलीपेटली में 2 इंटीगुमेंट पाए जाते हैं, और ओलेक्स जैसे जनरा में इंटीगुमेंट की अनुपस्थिति होती है। तो जब एक इंटीगुमेंट पाया जाएगा तो उसे हम यूनिटेगमिक कंडीशन कहेंगे, जो नॉर्मली गैमोपेटली में देखने को मिलती है। बाईटेगमिक कंडीशन यानी कि 2 इंटीगुमेंट की उपस्थिति हमें दिखती है पॉलीपेटली समूह में नॉर्मली। और ओलेक्स जैसे कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें हमें इंटीगुमेंट अनुपस्थित दिखता है। एक चीज और बता दें कि ये इंटीगुमेंट कई पौधों में अलग अलग तरह का हो जाता है। जैसे लीची में और नटमेग में ये इंटीगुमेंट जो है एक थर्ड इंटीगुमेंट बनाता है, और थर्ड इंटीगुमेंट मांसल हो जाता है, जिसे हम एरिल कहते हैं। मैग्नोलिएसी फैमिली के कुछ पौधों में अगर आप देखेंगे तो वहां पर बीच में इंटीगुमेंट मांसल हो जाता है। मांसल से तात्पर्य है कि जहां कहीं भी वो मांसल हो जाएगा, वैसी परिस्थिति में उसको हम सार्कोटेस्टा कहेंगे। और कुछ पौधे यूफोर्बिएसी फैमिली के होते हैं, जैसे जेट्रोफा है, कैस्टर है। इसमें जो इंटीगुमेंट है वो बाहर, जहां एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक के ऊपर भी आ जाता है, और उसे हम एरिल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से कई प्रकार, कैरेंकुल के नाम से जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये इंटीगुमेंट अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। जैसे एरिल के रूप में आपने देखा, सार्कोटेस्टा के रूप में देखा, कैरेंकुल के नाम रूप में देखा। तो इस तरह से इंटीगुमेंट अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं।
बीच में भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक पाया जाता है और एम्ब्रियो सैक को ही हम फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से यानी मादा युग्मोद्भिद के नाम से जानते हैं। और इंटीगुमेंट आप देख रहे हैं बाहर की ओर जो ये है वो उसको इंटीगुमेंट कहेंगे। अब देखिए बीजांड के बीजांड वृत्त में संवहन पूल तथा भ्रूण कोश के बीच स्थित लिग्निन युक्त कोशिका को हाइपोस्टेस के नाम से जानते हैं। इसी तरह का एक और टर्म आता है ईपीस्टेस। नीचे देखिए अपने स्क्रीन पर कि बीजांडकाय क्षेत्र में भ्रूणकोश के ऊपर क्यूटीन युक्त जो कोशिकाएं हैं, दृढ़ोतक कोशिकाएं हैं, उन्हें हम ईपीस्टेस के नाम से जानते हैं। यानी ओव्यूल में दो ऐसी संरचना, एक को हम बोलेंगे हाइपोस्टेस जो संवहन पूल और फ्यूनिकिल के बीच में लिग्निन युक्त कोशिकाएं हैं उसे कहते हैं, और बीजांडकाय क्षेत्र में भ्रूणकोश के ऊपर अगर क्यूटीन युक्त कोशिकाएं हैं तो उसे हम हाइपोस्टेस के नाम से जानते हैं। कुछ पादपों में आप देखेंगे कि फ्यूनिकिल और माइक्रोपाइलर इंड यानी ओव्यूल के मुख के बीच में, ध्यान से देखिएगा, तो एक हियर्स के समान की संरचना पाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये पॉलन ट्यूब को दिशा प्रदान करती है जब फर्टिलाइजेशन की अवस्था होती है, और इसे हम ऑब्ट्यूरेटर कहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की दृष्टि से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ टर्म है जो नॉर्मल रूप में बच्चे याद नहीं करते हैं, और वो है हाइपोस्टेस, ईपीस्टेस, ऑब्ट्यूरेटर। तो इस तरह की चीजें भी आपको याद करनी है। तो ये ओव्यूल की संरचना है। थोड़ा सा आगे बढ़ें, कितने प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं? तो ओव्यूल्स की जो संरचना है, फॉर्म्स हैं, ये तल के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। जैसा एक तल देखिए, प्लासेंटा नीचे है और उससे 90 डिग्री पर सीधे ऊपर माइक्रोपाइलर इंड है। जैसे देखिए ये माइक्रोपाइलर इंड है, ओव्यूल का मुख, ये एम्ब्रियो सैक है, ये चैलेजल इंड है, और ये फ्यूनिकल है। तो फ्यूनिकल प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है। तो प्लासेंटा के ऊपर 90 डिग्री पर सीधा अगर ओव्यूल हो तो इसे हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, और पॉलीगोनेसी और पाइपरेसी फैमिली में ये देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर प्लासेंटा के समानांतर ओव्यूल का तल हो और फ्यूनिकल इस प्रकार जुड़ा हो, इस प्रकार से ओव्यूल समानांतर हो, ऐसा तल हो, तो इसे हम एम्फीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, और ये लेमना नामक पौधे में देखने को मिलता है। ये देखिए, ये तीसरा, जिसमें ओव्यूल स्लाइटली आगे की ओर कर्व्ड है लेकिन तल नहीं बदला है, इसको हम बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, और ये लेगुमिनेसी फैमिली में देखने को मिलता है। ब्रेसिका जैसे, ब्रेसिका में भी ये देखने को मिलता है। यहां देखिए, यहां पर फ्यूनिकिल के पैरेलल ओव्यूल बिल्कुल कर्व होकर के टर्न हो गया है। यानी अगर हम देखें तल तो माइक्रोपाइल नीचे की ओर आ गया है। इस तरह के ओव्यूल की संरचना को हेमीट्रोपस ओव्यूल कहेंगे, और ये रेननकुलस में देखने को मिलता है। और अब सबसे कॉमन टाइप, ये सबसे कॉमन टाइप है। इसके पहले वाले में देखें कि एम्ब्रियो सैक कर्व था और यहां बिल्कुल ही उल्टा हो गया है, और इसे एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इसमें माइक्रोपाइलर इंड नीचे चला गया है, चैलेजल इंड ऊपर चला गया है, और फ्यूनिकिल के पैरेलल, फ्यूनिकिल जिस स्टेज में है उसी के पैरेलल स्टेज में जो तल है ओव्यूल का आ गया है। और ये बहुत ही कॉमन फॉर्म है, अधिकांश पौधे में देखने में मिलता है। जैसे पाइजन सेटाइवम मटर के पौधे में, चना में, साइसर एरिएटनम में ये ओव्यूल मिलता है। तो ये कुल 5 तरह के ओव्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं: ऑर्थोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस और एनाट्रोपस। अब बात करें ओव्यूल के डेवलपमेंट के बारे में कि ओव्यूल का विकास कैसे होता है। तो प्लासेंटा पर सबसे पहले एक आउटग्रोथ के रूप में, एक उभार के रूप में ओव्यूल आता है। सबसे पहले देखिए, ऊपर के फिगर में बाह्य संरचना दिखा जा रही है, और नीचे के फिगर में क्या चेंजेज हो रहे हैं वो हम आपको दृष्टिगत कर रहे हैं, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो सबसे पहली जो संरचना आती है वो ओहार में एक लेयर आता है जिसको हम कहते हैं ओव्यूल प्राइमोर्डियम। ये दोनों एक ही है, एक में ऊपर केवल स्केच दिखा रहे हैं और नीचे जिस सेल का विकास होता है वो दिखा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं ओव्यूल प्राइमोर्डियम। ओव्यूल प्राइमोर्डियम जब बन जाता है तब क्या होता है कि जो उभार की संरचना है उसके किनारे में चक्रीय कोशिकाएं बनती हैं और चक्रीय लेयर बनता है, ऊपर की ओर भी चक्रीय लेयर बनता है और इसे हम इंटीगुमेंट कहते हैं। यानी इसके बाद इंटीगुमेंट का विकास होता है जो बीच के उभार की संरचना को आच्छादित करने लगता है। जैसे जैसे इंटीगुमेंट बनते हैं वैसे वैसे ओव्यूल स्लाइटली कर्व्ड हो रहा है, घूम रहा है, और घूमने के साथ साथ बीच में देखिए न्यूसेलस यानी ग्रुप ऑफ सेल्स अलग हो जाते हैं जो बाद में उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से इंटीगुमेंट के से संरक्षित जो बीच का क्षेत्र है उसमें एक चक्रीय कोशिकाओं का समूह बनता है। फिर देखिए धीरे धीरे ये कर्व होता जा रहा है जैसे जैसे विकास हो रहा है, और ये न्यूसेलस के अंदर अब इनसे एम्ब्रियोसैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट का मेगास्पोर मदर सेल से विकास होता है और अंततः मैच्योर्ड ओव्यूल का विकास हो जाता है, जैसे एनाट्रोपस ओव्यूल आपके सामने दिख रहा है। तो स्टेजेस हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल में एक आउटग्रोथ के रूप में आया जिसे हम ओव्यूल प्राइमोर्डियम कहेंगे। उसके बाद किनारे की कोशिकाएं उस पर आच्छादित होने लगी जिसे हम इंटीगुमेंट कहेंगे। बीच की कोशिका अपने आप को विभेदित कर लेती है जो मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण करती है, और जो कोशिका विभेदित हो जाती है उसे हम ग्रुप ऑफ सेल अर्थात न्यूसेलस कहते हैं, और इसके अंदर एम्ब्रियोसैक का विकास होता है जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और अंततः ओव्यूल एक मैच्योर्ड ओव्यूल के रूप में विकसित हो जाता है। मेगास्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर का निर्माण होता है। मेगास्पोर का तात्पर्य है गुरु बीजाणु, बड़े बीजाणु, जो बाद में गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। जैसे ये आउटग्रोथ की संरचना थी, अब ये कोशिकी संरचना के रूप में देखें। इसमें एक सेल चिन्हित हो जाता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल, और जैसे ये प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल चिन्हित हो जाता है तो उसके किनारे की कोशिकाएं आच्छादन के रूप में विकसित होती हैं और जिसे हम कहते हैं इंटीगुमेंट, और जो आर्की स्पोरियल सेल है वो अब विभाजन की क्षमता ले लेता है और उसमें मियोसिस की संभावना होती है, और इसलिए उस संभावना युक्त कोशिका को हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के नाम से जानते हैं। अंततः क्या होता है कि धीरे धीरे मेगास्पोर डिवाइड होता है और एक लाइनियर फॉर्म में, एक लंबाई में 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है जिन्हें हम मेगास्पोर कहते हैं, और जो इंटीगुमेंट है उसके बाहर की कोशिका न्यूसेलर एपिडर्मिस बनाती है और केंद्र में मेगास्पोर बनता है। ये लाइनियर फॉर्म में बनते हैं और इसलिए इन्हें हम कहते हैं 10वीं न्यूसेलर ओव्यूल। 10वीं न्यूसेलर ओव्यूल, ये जो प्रक्रिया है मेगास्पोरोजेनेसिस की जिसमें मेगास्पोर विकसित हो रहे हैं, इस प्रक्रिया को 10वीं न्यूसेलर ओव्यूल के नाम से जाना जाता है। दूसरी प्रक्रिया देखें मेगास्पोरोजेनेसिस का। इस मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल अलग हो रहा है, और उस प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल से ध्यान दीजिए एक पेराइटल सेल का निर्माण हो रहा है। ऊपर की ओर प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण होता है और बाहर की ओर न्यूसेलर एपिडर्मिस का निर्माण होता है। अब ये प्राइमरी पेराइटल सेल आप देखेंगे धीरे धीरे पेराइटल सेल में निर्मित हो जाते हैं और बीच में न्यूसेलर एपिडर्मिस अब ध्यान से देखिए मेगास्पोर में बदल जाता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो बाहर की ओर पेराइटल सेल और नीचे की ओर मेगास्पोर मदर सेल होता है, नीचे की ओर मेगास्पोर मदर सेल होता है। तो पेराइटल सेल की उपस्थिति किसके बीच में? प्राइमरी पेराइटल सेल के नीचे, यानी प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल अब 2 भाग में बटा, एक तो बना दिया न्यूसेलर एपिडर्मिस और मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल ऊपर पेराइटल सेल बनाता है
और नीचे की ओर मेगास्पोर बनाता है, जो मेगास्पोर 4 भाग में विभाजित हो जाते हैं। और जब ये 4 भाग में विभाजित हो जाते हैं तो उसके बाद इन्हें हम मेगास्पोर का नाम देते हैं और ये मेगास्पोर अंततः विकसित हो जाते हैं। इस तरह के ओव्यूल के विकास को हम क्रेसी न्यूसेलेट ओव्यूल के नाम से जानते हैं। इसके पहले हमने देखा टेनवी न्यूसेलर ओव्यूल। यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं और जो एपिडर्मिस है उसके बीच में जो कोशिका है उसको हम बोलते हैं पेराइटल सेल, यानी मेगास्पोर सेल के ऊपर, मेगास्पोर्स के ऊपर पेराइटल सेल की उपस्थिति हो जाती है। अब अगले प्रकार के विकास मेगास्पोर के डेवलपमेंट की बात करें, यहां पर देखें तो न्यूसेलर एपिडर्मिस और प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल एक दूसरे से अलग होते हैं, और जैसे ही अलग होते हैं प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल ये चिन्हित हो जाता है और फिर न्यूसेलर एपिडर्मिस विकसित होकर के पेराइटल सेल का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ आर्किस्पोरियल सेल पेराइटल सेल का निर्माण नहीं कर रहे हैं। यहां पर कौन सा सेल निर्मित कर रहा है, तो यहां पर जो न्यूसेलर एपिडर्मिस है वो पेराइटल सेल्स का निर्माण कर रहा है और मेगास्पोर मदर सेल उसके नीचे है। इस तरह अगर हम ध्यान से देखें तो पेराइटल सेल का निर्माण होता है, लेकिन यह निर्माण मेगास्पोर मदर सेल से न होकर के किससे हो रहा है, न्यूसेलर एपिडर्मिस से हो रहा है। और चूंकि मेगास्पोर यहां लाइनियर फॉर्म में है तो टेनवी न्यूसेलर जो पहली बार देखा, दूसरी बार देखा क्रेसी न्यूसेलेट, तो ये बीच की संरचना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेउडो क्रेसी न्यूसेलेट ओव्यूल। तो इस तरह से 3 प्रकार से मेगास्पोरोजेनेसिस हो रही है। पहली मेगास्पोरोजिस हमने देखी, आपके स्क्रीन पर है, ये था टेनवी न्यूसेलर ओव्यूल का डेवलपमेंट, यानी एक ऐसा मेगास्पोरोजेनेसिस जिसमें टेनवी न्यूसेलर ओव्यूल निर्मित हो रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं जिसमें मेगास्पोर मदर सेल से पेराइटल सेल का निर्माण हो रहा है, इसे हम क्रेसी न्यूसेलेट ओव्यूल का नाम दे रहे हैं। और तीसरा आपने देखा जिसमें न्यूसेलर एपिडर्मिस कैपिटल का निर्माण कर रहा है और मेगास्पोर सेल वही काम कर रहा है जो टेनवी न्यूसेलर से काम कर रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में इसे हम सेउडो क्रेसी न्यूसेलेट ओव्यूल के नाम से जानते हैं। तो यहां तक जो व्यवस्था थी वो मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हमने क्या देखा, फ्लावर की संरचना, गाइनोएशियम की संरचना, ओव्यूल की संरचना, ओव्यूल का विकास, ओव्यूल के विकास के बाद हमने ओव्यूल के अंदर की संरचना देखी, और अब हमने मेगास्पोरोजेनेसिस की संरचना देखी जो 3 प्रकार की है, टेनवी न्यूसेलर, क्रेसी न्यूसेलेट और सेउडो क्रेसी न्यूसेलेट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जो मेगास्पोर है वो मियोसिस की क्रिया करके 4 कोशिकाएं बना रहा है। जो 4 कोशिकाएं हैं अगर वो आइसोबाइलेटरल यानी 2 नीचे और 2 ऊपर उपस्थित हैं, ये चारों मियोसिस के बाद 4 कोशिकाएं बनती हैं अर्धसूत्री विभाजन में, इस तरह से अरेंजमेंट है तो उसको आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट कहते हैं। अगर नीचे की 2 कोशिका उसके 90 डिग्री पर 2 कोशिका, देखिए ऊपर की जो कोशिका है आपको दिख रही होगी चैलेजल इंड की कोशिका, उसमें सेप्टल वॉल नहीं दिख रहा है, सेप्टल वॉल क्षैतिज अवस्था में दिख रहा है। तो इस तरह से डेकुसिट अरेंजमेंट में है ये टेट्राड। तीसरा जो है देखिए टी सेप्ट, नीचे के 2 लाइनियर और ऊपर के 2, तो टी का आकार बना रहे हैं तो टी सेप्ट कह रहे हैं। और जब ऊपर के 2 लाइनियर हो और नीचे 2 हो तो इसको हम आई सेप्ट कहते हैं। और एक साथ लाइनियर फॉर्म में यानी एक के ऊपर एक मेगास्पोर व्यवस्थित हो तो उसे हम लाइनियर कहते हैं। तो इस तरह से कुल 5 तरह के टेट्राड्स का हो सकता है, और क्रेसुलेसी फैमिली में ये 5 तरह देखने को मिलते हैं, आइसोबाइलेटरल, डेकुसेट, टी सेप्ट, आई सेप्ट और लाइनियर फॉर्म। अब बात करें कि भ्रूण कोश यानी ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये अब मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करेगा, यानी फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा, जिसका नाम देते हैं हम एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर की संरचना को जरा सा देखें तो कुछ पादपों में विशिष्ट उदाहरण को छोड़ दें तो सामान्यतः
जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है यानी आवृत बीजी पौधे हैं, उनके भ्रूणपोष की तरुण अवस्था में 8 केंद्रक वाले 7 कोशिकीय अवस्था देखने को मिलती है। यानी भ्रूण कोश में 8 केंद्रक होते हैं और ये 8 केंद्रक 7 कोशिकाओं में विन्यस्त होते हैं, और परिपक्व अवस्था में 7 केंद्रक और 7 केंद्रीय अवस्था। जैसे आप देखें, संरचना देखें, एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक की संरचना इस प्रकार की होती है। ये जो इंड है ऊपर की ओर, जैसे हम दिखा रहे हैं, जहां जिस इंड पर इंटीगुमेंट का मुख होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर इंड, माइक्रोपाइल, और उसके पीछे का क्षेत्र को हम बोलते हैं चेलेजल इंड। तो चेलेजल इंड की तरफ ये संरचना बनेगी, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ ये संरचना बनेगी। चेलेजल इंड की संरचना में केंद्र में एग की उपस्थिति होती है। ये एग रियल फीमेल गैमीट होता है जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, यानी मेल गैमीट आकर के फ्यूज होगा। उसके ठीक दोनों तरफ सहायक कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम सिनर्जिड्स कहते हैं, और इन सिनर्जिड्स में लंबे उंगली के समान की संरचना पाई जाती है जिससे इसकी पहचान होती है, जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus। तो जो माइक्रोपाइलर इंड है वहां पर एग की उपस्थिति होगी और साथ में 2 सिनर्जिड्स की उपस्थिति होगी, और चेलेजल इंड पर समान तरह की कोशिकाएं 3 आपको दिखाई दे रही होंगी, इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल्स। तो अगर हम भ्रूणकोश का संगठन देखें, ऑर्गेनाइजेशन देखें, तो इस संगठन में हमें कुल 7 कोशिकाएं दिख रही हैं। ऊपर की ओर माइक्रोपाइलर इंड की ओर 3 जो यूनिन्यूक्लियर है, हैप्लॉइड है लेकिन यूनिन्यूक्लियर है, बीच में एग है और दोनों तरफ 2 सिनर्जिड्स हैं, और सिनर्जिड्स की पहचान फिलीफॉर्म apparatus से होती है। चेलेजल इंड की ओर 3 समान कोशिकाएं पाई जा रही हैं जिन्हें हम कह रहे हैं एंटीपोडल्स, और केंद्र में जो न्यूक्लियाई है उसे हम पोलर सेल या सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं। शुरू में 2 केंद्रक आते हैं और बाई न्यूक्लिएट कंडीशन में रहते हैं, यानी डिप्लॉयड कंडीशन में, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन जब होता है तो दूसरा मेल गैमीट आके फ्यूज हो जाता है और इसे ट्रिप्लॉयड बना देता है, और ये बाद में इंडोस्पर्म का रूप ले लेता है। अगर आप कोशिकीय दृष्टि से देखें तो कोशिकीय दृष्टि से क्या स्थिति है, इसके अंदर आपको 7 कोशिका नजर आ रही है। ऊपर 3 माइक्रोपाइलर इंड की ओर, नीचे 3 एंटीपोडल्स और बीच में 1 कोशिका। केंद्रक देखें तो ऊपर की 3 कोशिका में 1-1 केंद्रक है, नीचे की 3 कोशिका में 1-1 केंद्रक है, और बीच की कोशिका में 2 केंद्रक हैं। तो 8 न्यूक्लियाई और 7 कोशिकाएं, यानी 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकों से युक्त संरचना। अब बीच का जो पोलर सेल है, इसकी न्यूक्लियाई अगर फ्यूज हो जाएंगे तो डिप्लॉयड बना देंगे, और जब ये डिप्लॉयड बना देंगे तो वैसी परिस्थिति में अब 7 ही न्यूक्लियस रह जाएंगे और 7 सेल रह जाएंगे। अब देखें कि मादा जो युग्मोद्भिद है, जैसे एम्ब्रियो सैक है, इसके कितने प्रकार हो सकते हैं। तो इनके प्रकार का निर्धारण ये 3 बिंदु आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इन 3 बिंदु के आधार पर किया जाता है। भ्रूणकोश के यानी एम्ब्रियो सैक के निर्माण में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या के आधार पर कितने केंद्रक उसमें अंदर हैं। दूसरा आधार होता है कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका यानी मेगास्पोर मदर सेल से भ्रूणकोश बनाने तक केंद्रकों में कितने विभाजन हो रहे हैं, यानी कितनी बार मियोसिस हो रहा है, कितनी बार माइटोसिस हो रहा है, और परिपक्व भ्रूणकोश के केंद्रक और कोशिकाओं की संख्या कितनी है और उसकी स्थिति कितनी है, इसके आधार पर कुल 3 प्रकार के मादा युग्मोद्भिद के मुख्य प्रकार देखे गए हैं। एक को बोलते हैं मोनोस्पोरिक, यानी जो एक मेगास्पोर मदर सेल है उससे मियोसिस से बनने वाले 4 मेगास्पोर में से एक ही मेगास्पोर अगर फीमेल गैमेटोफाइट के निर्माण में सहायक होगा तो उसे हम मोनोस्पोरिक कहेंगे। अगर 2 मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा तो उसे हम बाईस्पोरिक कहेंगे, और अगर 4 मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा तो उसे हम टेट्रास्पोरिक कहेंगे। जरा सा देखिए स्क्रीन पर,
ये जो संरचना है ये मेगास्पोर की है। मेगास्पोर मियोसिस की प्रक्रिया से विभाजित होकर के 4 कोशिकाएं बनाता है और इन 4 कोशिकाओं में जो माइक्रोपाइलर इंड की कोशिका है ये विलुप्त हो जाती है और चेलेजल इंड की कोशिका केवल जीवित रहती है। और ये कोशिका में जो न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियाई देखिए दोनों इंड पे चला गया तो पहली माइटोसिस हुई, दूसरी माइटोसिस पे दोनों छोर पर 2-2 केंद्रक बन गए, तीसरी माइटोसिस में दोनों छोर पे 4-4 केंद्रक बन गए और उसके बाद फिर ये ऑर्गेनाइज हो गए किसमें, जिस तरह का एम्ब्रियो सैक था, यानी 3 एग और सिनर्जिड माइक्रोपाइलर इंड पे, बीच में पोलर न्यूक्लियाई और बाद 3 एंटीपोडल्स। ये देखने को मिलता है पॉलीगोनम टाइप में। इसी तरह की प्रक्रिया हो लेकिन चेलेजल इंड पर अगर 3 कोशिकाएं, चेलेजल इंड की 3 कोशिकाएं अगर मृत हो जाती हो, ऊपर वाले केस में देख रहे हैं माइक्रोपाइलर इंड की 3 कोशिकाएं मृत हो रही हैं, यहां पर चेलेजल इंड की अगर 3 कोशिकाएं मृत हो जाएं तो उसे हम ओइनोथेरा टाइप कहते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं ध्यान से कि एक मेगास्पोर ही फीमेल गैमेटोफाइट के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा है बाइस्पोरिक टाइप। यहां देखिए ध्यान से, एक सेल मेगास्पोर मदर सेल 2 भाग में विभाजित हुआ, लेकिन अब ये जो एक सेल था माइक्रोपाइलर इंड का वो विलुप्त हो गया, चेलेजल इंड की कोशिका जीवित है और ये कोशिका अब 2 न्यूक्लियाई बनाई, फिर उससे 4-4 न्यूक्लियाई बनाए और फिर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो गया। इसे हम एलियम टाइप कहते हैं। इसी तरह में अगर माइक्रोपाइलर इंड की कोशिका एम्ब्रियो सैक के निर्माण में सहायक होगी तो उसे हम कहेंगे एंडीमियोन टाइप, यानी बाइस्पोरिक टाइप 2 प्रकार का होगा। अब आते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट पर। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में एक कोशिका 2 में बदली, लेकिन यहां पे कोई सेल मृत नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा, कोई सेल मृत नहीं हुआ। ये फिर 4 न्यूक्लियाई में बना, फिर 8 न्यूक्लियाई बनाया और फिर इसमें फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो गया। और ये एक प्रकार का एडोक्सा टाइप है। ऐसे 7 प्रकार होते हैं। अभी देखते हैं, आपने अभी देखा था कि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में पॉलीगोनम टाइप में मियोसिस 2 और माइटोसिस 3, और उसी तरह आपने देखा कि ओइनोथेरा टाइप में मियोसिस 2 और माइटोसिस 3। अगर हम बाइस्पोरिक की बात करें तो आपने एलियम टाइप और एंडीमियोन टाइप देखा। टेट्रास्पोरिक में हमने एक केवल एडोक्सा देखा था। अब देखें यहां पर एडोक्सा टाइप में बिल्कुल सिंपल है, एक कोशिका विभाजित हुई, कोई कोशिका मृत नहीं हुई और सारी की सारी एक एम्ब्रियो सैक में, टिपिकल एम्ब्रियो सैक में विकसित हुई। पियोनिया टाइप में थोड़ा सा अंतर है, ये केंद्रक चारों ओर चले जाते हैं और चारों ओर 4-4 कोशिकाएं बनाते हैं, सब में से एक एक कोशिका बीच में आती है और जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो टेट्राप्लॉइड होता है। दूसरा है प्लम्बैगो टाइप, अगला, इसमें चारों ओर कोशिकाएं गई, 2-2 कोशिका बनी और एक एक कोशिका बीच में आई, लेकिन एक एपरेटस के साथ सिनर्जिड का निर्माण नहीं हुआ। पिपरोमिया टाइप में पुनः 4 तरफ गया, लेकिन यहां ध्यान दीजिए सारे एंटीपोडल्स 6 इकट्ठा हो गए, बीच में टेट्राप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई बना और जो एग की तरफ का स्ट्रक्चर था वहां पर एक एग और एक सिनर्जिड बना। इसके बाद ड्रूसा टाइप में बड़ा अच्छा है, 3 केंद्रक एक तरफ, एक केंद्रक एक तरफ, और जब विभाजन हुआ तो एक तरफ 4 हो गए और एक तरफ 12 हो गए। डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई बना, एक एग और 2 सिनर्जिड किधर माइक्रोपाइलर इंड की ओर बना, और जो आप 11 सेल्स देख रहे हैं वो एंटीपोडल्स बना दिए। इसके बाद देखिए फ्रिटिलेरिया टाइप में भी एक न्यूक्लियाई और 3 न्यूक्लियाई, लेकिन यहां खासियत है, आप देखें ड्रूसा टाइप में तीनों न्यूक्लियाई अलग अलग थे, यहां पहले ही तीनों न्यूक्लियाई फ्यूज्ड हो गए, यानी जो एंटीपोडल्स के सेल हैं वो 3 कोशिका बनी और तीनों ट्रिप्लॉइड थी। इसके बाद देखें सबसे लास्ट टाइप, और वो लास्ट टाइप था प्लम्बाजेला टाइप में 3 कोशिकाएं बनी, लेकिन यहां पर एक ही एक बना, 2 सिनर्जिड्स पोलर न्यूक्लियर माइक्रोपाइलर इंड की ओर नहीं बने। बीच में टेट्राप्लॉइड 2 सेल बन दिख रहे हैं आपको, एक सेल ट्रिप्लॉइड दिख रहा है, एक सेल हैप्लॉइड दिख रहा है, और
नीचे की ओर 2 सेल ट्रिप्लॉइड दिख रहे हैं। तो इस तरह आपने देखा कि हमने आज ओव्यूल की संरचना, कार्पेल की संरचना, ओव्यूल के प्रकार, ओव्यूल का विकास, मेगास्पोर का विकास और साथ ही साथ में मेगा गैमेटोफाइट की संरचना हमने देखी है। अब आपसे अपेक्षा है कि अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया है तो आप निसंकोच प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे पास 2 से 3 मिनट का समय है, जहां कहीं भी जिसको भी कुछ नहीं समझ में आया है आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न आपका कहीं से, या सारी चीजें समझ में आ गई? कोई प्रश्न? चलिए हमारे प्रश्न का जवाब दे दें। ओव्यूल के कितने फॉर्म होते हैं? ओव्यूल के फॉर्म्स कहीं से बताएं। कोई भी छात्र किसी भी सेंटर से बता सकता है ओव्यूल के कितने फॉर्म्स होते हैं? हेलो 5। कौन से बेटा? नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं? सर, एनएमबी कॉलेज होशंगाबाद। होम साइंस कॉलेज। हेलो। हाँ चलिए, होम साइंस कॉलेज पहले लेते हैं। होशंगाबाद में थोड़ा सा इंतजार करें। हाँ, होम साइंस कॉलेज। दीपिका सोनी। दीपिका हाँ बताइए, कितने फॉर्म होते हैं? 5 का क्या क्या नाम है? क्या क्या नाम है बेटा, अभी बताए थे? ऑर्थोट्रोपस। गुड, बहुत बढ़िया। एनाट्रोपस। हाँ। कैम्प्लियोट्रोपस। हाँ। एम्फियोट्रोपस। एम्फीट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस। हाँ, और हेमी एनाट्रोपस। एनाट्रोपस। गुड। तो इसमें आपको जो कॉपी देख के आप बोल रही हैं वो नहीं बोलना है, याद रखना है, ठीक है? अच्छा, ये होशंगाबाद अभी सामने था। होशंगाबाद से एक प्रश्न है कि कितने प्रकार के मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट होते हैं? बताएंगे? मोनोस्पोरिक गैमेटोफाइट का निर्माण, होशंगाबाद से एक बच्चा खड़ा था। जबलपुर से कोई प्रश्न? सर, फ्रॉम नेपानगर कॉलेज। हाँ बताइए। बुरहानपुर। हाँ बताइए। हाँ, कौन कौन से? हाँ ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं। हाँ। पॉलीगोनम। गुड, पॉलीगोनम। ओइनोथेरा। यस सर। ओइनोथेरा। ओइरोन्थेरा नहीं, ओइनोथेरा। OENOTHERA। ठीक है। अच्छा, कितने प्रकार के, अगला प्रश्न दूसरे कॉलेज से, कितने प्रकार के एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट होते हैं? मुख्य प्रकार बताएं। होशंगाबाद। सर, 3 टाइप्स के। हाँ, कौन कौन से? मोनोस्पोरिक। गुड। बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। अच्छा, इसमें अंतर क्या है? अंतर क्या है, कौन बताएंगे? मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। उसमें अंतर क्या है? मोनोस्पोरिक में एक मेगास्पोर से मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट मतलब होता है। एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं, और उसमें से एक मेगास्पोर अगर एम्ब्रियोसैक के डेवलपमेंट में उपयोग में आता है तो उसको मोनोस्पोरिक बोलेंगे। मोनोस्पोरिक कहलाता है। गुड। और 2 से होता है तो बाइस्पोरिक कहलाता है। बहुत बढ़िया। 4 से होता है तो टेट्रास्पोरिक। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑब्टूरेटर किसे कहते हैं, कौन बताएगा? ऑब्टूरेटर। ऑब्टूरेटर। चलिए, जबलपुर के लिए एक सूचना है, जबलपुर केंद्र के लिए, वहां जो नोडल अधिकारी हैं कृपया कैमरे को फोकस कर लेंगे। आपका कैमरा फोकस नहीं है। और अब प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस आशा के साथ कि आपको सब समझ में आएगा। अगली क्लास में नए विषय लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।